नमस्कार आप सभी का। मेरा नाम गौरव मिश्रा है और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट का खास कार्यक्रम सोशल पंचायत। आज हम बात करेंगे हरियाणा में आई कांग्रेस की लिस्ट को लेकर। जिस प्रकार कल देर रात को कांग्रेस ने अपनी 32 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उसके बाद हरियाणा में जो राजनीति या यूं कहेंगे जो चुनाव की सुगबुगाहट है वो और तेज हो गई है। इन्हीं इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे 4 सहयोगी बैठे हुए हैं। एक तरफ सौरभ जी हैं, अरुण जी हैं और सैम। पहला कमेंट हम सौरभ जी से लेना चाहेंगे। जिस प्रकार से उम्मीदवारों की लिस्ट देर रात आई है और 28 विधायकों को दोबारा टिकट दिया गया है, क्या लगता है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? जिस तरीके से टिकट लिस्ट जारी हुई उसमें कहीं ना कहीं वही नाम आया जिसकी उम्मीद लोगों को थी। नॉर्मल सी बात है कि ऐसा कुछ चौंकाने वाला नाम नहीं। चौंकाने वाला फैक्ट केवल इतना है कि 23 विधायक जो हैं वो हुड्डा समर्थक हैं। हुड्डा जिनको चाहते थे उन 23 को दिया गया। मतलब हुड्डा का प्रभाव इस टिकट वितरण में एक बार दोबारा से दिख रहा है। हुड्डा ने ऐसे लोगों को टिकट दिला दिया जिनको केस चल रही है, जांच चल रही है, जो बाहर से दूसरी पार्टी से आए उनको भी टिकट दिला दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस लिस्ट में हुड्डा का सबसे ज्यादा पावर रहा। शैलजा के 4 विधायकों को दिया गया। बाकी रणदीप सुरजेवाला के किसी उम्मीदवार का नाम इसमें नहीं। रणदीप सुरजेवाला अभी भी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। क्या लगता है अरुण जी आपको कि कब रणदीप सुरजेवाला टीम गुट के कब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा? देखिए, अगर हम इस लिस्ट जारी होने के पहले के घटनाक्रम पर भी नजर डालें तो जिस तरह से एक बार पहले बीजेपी की लिस्ट जारी हुई थी, 60 से ज्यादा नाम उसमें थे और जैसे ही वो लिस्ट जारी होती है तो एक बगावत का दौर शुरू हो जाता है। धड़ाधड़ इस्तीफे हमने देखे, लोगों ने दिए, नेताओं ने दिए। तो इस तरह की स्थिति से बचने के लिए कांग्रेस की ओर से 8 से ज्यादा मीटिंग की गई। इन 32 उम्मीदवारों का नाम पूरे मंथन के साथ, क्या मतलब हम ये कह सकते हैं कि मुंह का जला लोग छाछ भी फूक फूक कर पीते हैं? उस स्थिति में कांग्रेस ने ये उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करी है। जो स्थिति बीजेपी में है, गुटबाजी जो देखने को मिली, वो कांग्रेस में भी है साफ तौर से। और जैसे कि सौरभ जी ने बताया कि हुड्डा जो समर्थक नेता है वो ज्यादा इस लिस्ट में उनके नाम शामिल थे। और अब सवाल ये उठता है कि क्या जैसे कुमारी शैलजा की सिर्फ 4 नेता है जगह मिली, रणदीप सुरजेवाला कैंप से जो है अभी तक किसी नाम पे मुहर नहीं लगी है, तो क्या ये माना जा सकता है कि कांग्रेस आलाकमान की ओर से सारे नेताओं को कॉन्फिडेंस मिलेगी? क्योंकि अभी तो सिर्फ 32 इसलिए किया गया है कहीं ना कहीं वो अलायंस के जोर में है कि वो आम आदमी पार्टी से अलायंस करके फिर और बाकी सीटों पर नाम का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये घोषणा किया गया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस लग रहा है कि वो हुड्डा पे सबसे ज्यादा अपना विश्वास लेके चलते हैं। उनको शैलजा और सुरजेवाला को लेकर मेरे ख्याल से तो अभी 90 सीटें हैं, बाकी सीटें और अभी आधी से ज्यादा सीटें बाकी हैं। तो मुझे लगता है कि शायद नेक्स्ट जो लिस्ट आती है उसमें शायद रणदीप सुरजेवाला कैंप वो तो गठबंधन के बाद ही आएगी। मुझे लगता है कि गठबंधन को हरियाणा के इस चुनाव में विनेश फोगाट फैक्टर जो है वो कितना कामयाब होता दिख रहा है बीजेपी कांग्रेस के नजरिए से अगर हम बात करें तो? विनेश फोगाट के नाम शामिल होते ही कांग्रेस में देखिए लगातार बयानों का दौर चला। हर लोग उन पर हमला करने लगे, बीजेपी वाले हमला करने लगे। तो पहले कह रहे थे तो पहले कह रहे थे कि इनको पार्टी में जाना है, इनको पार्टी ज्वाइन करना है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पार्टी अगर भेजती है तो मैं इनके खिलाफ पर्चा लिखूंगा। अरे तरीके से नहीं तो उन्होंने तो परसों की उन्होंने अपने क्षेत्र में उसमें विद्यालय की कोई वो कार्यक्रम था, उसमें गए तो उन्होंने कहा था कि मुझे पहले से ही पता था कि ये कांग्रेस द्वारा प्रेरित आंदोलन है, ये हुड्डा द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट है। जिस प्रकार से विनेश फोगाट जब से कांग्रेस में शामिल हुई है और जिस प्रकार के तेवर बृजभूषण शरण सिंह के दिखाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी अगर मुझे हरियाणा में प्रचार के लिए भेजती है तो मैं जोरदार तरीके से जाऊंगा, उनका विरोध करूंगा, उनके खिलाफ प्रचार करूंगा। हरियाणा में बृजभूषण फैक्टर बीजेपी क्या कामयाब होता दिख रहा है आपको? क्या बृजभूषण उस चुनाव में फर्क ला सकते हैं? इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आपने देखा किस तरह से अभी कल ही जो पहलवान है उन्होंने ज्वाइन की कांग्रेस और उसी रात को लिस्ट जारी कर दी जाती है, उसमें उनका नाम भी होता है, जुलाना से उन्हें टिकट दी गई। तो हाँ, तो कांग्रेस की पहले से ही प्लानिंग थी कि हम इनको टिकट देंगे, ये सीट उनके लिए छोड़ी जाती है। अरे हुड्डा समर्थक हुड्डा समर्थक में आ जाता है, हुड्डा का ही जो है इसमें लाने का, पार्टी में शामिल करने का। और कहीं ना कहीं जो पहलवानों वाला मुद्दा उठा था वो कहीं ना हल्का पड़ जाएगा, क्योंकि अब लोगों को लग रहा है कि वाकई में कांग्रेस इंस्पायर्ड है। लेकिन मुझे इसलिए फैक्टर ये भी लगता है अगर वो बृजभूषण शरण सिंह को चुनावी प्रचार के लिए लेके आते हैं तो यहाँ पे हरियाणा के पहलवान वर्सेस यूपी के पहलवान का मुद्दा भी हमने तब उस मामले में भी देखा था और शायद इस मामले में भी शायद कांग्रेस को बेनिफिट ना हो जाए अगर बृजभूषण शरण सिंह। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी ये गलती करेगी बिल्कुल, क्योंकि
गुरसर सिंह को तो टिकट ही नहीं दिया, संगीन आरोप वहीं पे है। नहीं टिकट दिया गया। बीजेपी ने ले- जब उन्हें टिकट ही नहीं दिया लोकसभा चुनाव का, उनके बेटे को दिया, तो मुझे नहीं लगता बीजेपी हरियाणा में ऐसी गलती करेगी कि ब्रिजभूषण को भेजे, क्योंकि उनके ऊपर आरोप तो संगीन लगे हुए हैं। हाँ, ये है कि ये मुद्दा बाकी नेताओं द्वारा उठाया जाएगा, लेकिन जिस तरीके गुरसर सिंह कह रहे हैं वो तो बीजेपी नहीं करेगी, क्योंकि यूपी में उनको टिकट नहीं दिया, हालांकि उनके बेटे को टिकट दे दिया गया, काफी अंतिम समय में दिया गया था। तो ये जिस तरीके से विनेश फोगाट दिए गए थे या फिर जिम्मेदारी दे दी गई, तो कहीं ना कहीं जो लोग उसका विरोध कर रहे थे, जो लोग गुरसर सिंह के खिलाफ आवाज खड़ा कर रहे थे, उन लोगों को कांग्रेस अपने यहाँ जिम्मेदारी दी। इसमें बीजेपी को एक पॉइंट ये भी मुझे लगता है कि पकड़ लिया है बीजेपी ने, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया था कि कुछ लोग जो है उन पर आरोप थे जिनको टिकट दिया गया है, तो बीजेपी की ओर से ये मुद्दा भी उठाया गया है कि क्राइम लिस्ट में एक अब जेल में बैठे आप उनको दे दें, उनको बेटी का सिकंजा है, आपने उनको टिकट दे दिया, तो क्या क्या हुड्डा पे कितना ज्यादा दबाव है? इसका मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं गठबंधन के लिए करने देंगे, क्योंकि हुड्डा तो नहीं चाहते गठबंधन, सुरजेवाला भी नहीं चाहते, उन्होंने तो साफ कहा कि आम आदमी के साथ गठबंधन ठीक नहीं है। लेकिन बाकी जो सीटें हैं ना उस पे नाम फाइनल होने में काफी बड़ी मुसीबत आने वाली है। लेकिन जिस तरीके से जब से कांग्रेस की लिस्ट आई है, जिस तरीके से ब्रिजभूषण शरण सिंह बयानबाजी कर रहे हैं, क्या उससे बीजेपी को हरियाणा में नुकसान होता दिख रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि नुकसान इसलिए नहीं होगा कि एक तो पहली बार पहलवानों के मुद्दे पे जो बात उन्होंने उठाई है वो लगातार सभी लोग उठा रहे हैं, क्योंकि पार्टी में जाने से कहीं ना कहीं जनता के बीच में सवाल रहता है कि जो लोग विरोध कर रहे थे वो एक पार्टी विशेष से जब चले जाते हैं तो लगता है कि ये पार्टी का एजेंडा है, इनको ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन से उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया कांग्रेस इसको समर्थित भी कर रही, सपोर्ट भी कर रही थी, और एंड ऑफ द डे क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं कुछ घंटे पहले और कुछ देर बाद ही उनका लिस्ट में नाम भी। तो ये थोड़ा सा पब्लिक डोमेन पे इसका एक कांग्रेस को कैसे बताएगी कि हमने उनको इसलिए दिया है क्योंकि सब गलत हो रहा था, हम चाहते हैं कि इनको जो मंच मिले जहाँ पे जाके बदलाव ला सके। लेकिन जिस तरीके से विनेश फोगाट ने पार्टी ज्वाइन करने के बाद अपनी बयान दी कि जिस वक्त हम लोग आंदोलन कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि ये जीजा साली का आंदोलन है, हमको सड़कों पर रगड़ा जा रहा था, उस समय देश की सभी पार्टियों ने हमारा साथ दिया, सिर्फ बीजेपी ने साथ नहीं दिया। बीजेपी को तो पहले लिखा था। हाँ, हमने बीजेपी पहले लेटर लिखा था। पहले उनके उससे क्या नाम है, उनके बयान से ऐसा लगता है कि उनका पहले बीजेपी की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर था इस चीज को लेकर कि अगर भविष्य में हम राजनीति करेंगे तो बीजेपी के साथ करेंगे। आपने साक्षी मलिक को भी देखा होगा, वो पहले बीजेपी चुनाव भी लड़ चुकी है। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए जो लिस्ट आई है, एक हुडा फैक्टर जो इस पूरे लिस्ट में नजर आ रहा है, क्या हम मान के चलें कि 2019 में जिस प्रकार से हुडा फैक्टर हरियाणा में टिकट वितरण में दिखा था, क्या वो एक बार फिर अगर आने वाली जो लिस्ट है उसमें फिर से हरियाणा हुडा फैक्टर नजर आएगा? देखिए बहुमत तो उनका आ ही गया है, 90 सीटों में से 32 सीटों का ऐलान होता है, 23 उनके आ चुके हैं पहले, बाकी और सीटों पे देखे मान लीजिए 8-10 सीटों का और नाम आ जाएगा, मैक्सिमम सीटों तो उनका समर्थन है। और सिर्फ हुड्डा फैक्टर नहीं, इस पे जातीय समीकरण को भी साधा गया है, जैसे हम जाट वर्सेस ओबीसी की राजनीति का या गैर जाट की राजनीति की बात करते हैं हरियाणा में, तो जाट अगर टिकट के वितरण में देखें तो 9 जाट हैं, 7 ओबीसी, 9 एससी हैं और 3 मुस्लिम, 2 ब्राह्मण, 1 पंजाबी और 1 सिख। तो मुझे लगता है कि पहले लिस्ट में भी कांग्रेस ने पूरी तरह से जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई, हालांकि सब जो है बदले नहीं गए ज्यादातर। लेकिन वही है कि 2019 में कांग्रेस की तरफ से जब जाट फैक्टर में टिकट बांटे गए थे तो कहने की जाट वोटर्स बीजेपी की तरफ छिटक गए, तो ये लेकिन इस बार जो लिस्ट आई उसमें भी देखिए 9 जाट है, और उसमें ये भी रोल था कि जेजेपी जो इमरजेंस हमने देखा जो जाट की राजनीति में मानी जाती है, तो मुझे लगता है कि वो एक कांग्रेस को नुकसान हो, लेकिन इस बार जो है मुझे लगता नहीं कि जेजेपी शायद उतना स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है कमबैक वापस। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, चाहे वो जेजेपी हो चाहे नोला हो, ये वही पार्टियां हैं जिनके दादा या पिताजी देवीलाल चाहे वो देवीलाल चौटाला हो, चाहे फिर ओम प्रकाश चौटाला 5 बार मुख्यमंत्री रहे इस प्रदेश के, 2 बार मुख्यमंत्री देवीलाल रहे, चौधरी देवीलाल 2 बार मुख्यमंत्री, 2 बार वाइस प्राइम मिनिस्टर रहे इस देश के। बड़ा फैक्टर काम करता है वहाँ। अभी भी जो किसान बैकग्राउंड से लोग आते हैं वो देवीलाल को अभी भी अपना नेता मानते हैं, उस परिवार को अभी भी अपना नेता मानते हैं। वाली बात है ना, जैसे लेकिन जिस प्रकार से भले ही जिस प्रकार उस समय जो तत्कालीन गठबंधन था उसकी वजह से जेजेपी ने खुलकर नहीं बोला, लेकिन जिस प्रकार से जेजेपी बाद के दिनों में गठबंधन टूटने के बाद जिस प्रकार से मुखर होकर किसानों की बात करें या यूपी क्या है कि जाटों की बात कर रहे हैं या फिर अग्निवीर स्कीम की आलोचना कर रहे हैं, उस प्रकार से कहीं ना कहीं वो पूरा देखिए ये वोटर्स के जहन में कहीं ना कहीं रहने वाला है कि आप जिनकी राजनीति करके सत्ता में काबिज होते हैं, डिप्टी सीएम तक पहुंचते हैं, आपकी पार्टी को बड़ा पद मिलता है, लेकिन
वो आप कहीं उसे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं देखिए अपने वो हरियाणा फैसलों में। चुनाव में आज भी लाल परिवार का उतना ही फैक्टर वो जरूर कहीं ना कहीं वो फैक्टर काम करता ही करता है। कुछ सीटें ऐसी हैं जिसको आप बिना लाल परिवार के अलावा कोई जीत ही नहीं सकता। हालांकि लोकसभा पिछले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें 19 में कुछ क्या नाम है चौधरी देवीलाल के परिवार के कुछ लोगों को शिकस्त मिली थी। अभी जो 24 वाला चुनाव हुआ था उसमें 13 सदस्य चुनाव लड़ रहे थे। और समझना होगा कि राजनीति काफी बदल चुकी है। बदल आप 10 साल पहले की राजनीति देखें, हरियाणा क्या किसी भी स्टेट, वहाँ पे एक रटा रटाया फार्मूला होता है। लोगों को पहले प्रेडिक्ट हो जाता था कि ये बंदा उम्मीदवार ये जीतने वाला है क्योंकि इनकी पारिवारिक सीट है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जनता बदल रही है, वोट देने का तरीका बदल रहा है। पहले वोटर्स नए कांग्रेस वोटर्स के बिना कांग्रेस को इतनी कम सीटें मिल जाएंगी ऐसा किसी ने ऐसे अनुमान में नहीं नहीं लगाया करता। अब यूथ वोटर जो आ गए ना, यूथ वोटर और वुमेन वोटर, इनकी सोच बदल गई क्योंकि पहले रटाए वोटर्स थे, उनकी तरफ से वोटिंग होती थी। जब यूथ वोटर जो है उनकी सोच बदल गई। अब उनके लिए वो फैक्टर काम नहीं करता कि अच्छा इनके दादाजी मुख्यमंत्री रहे हैं तो इनको भी हम जिता दें। क्योंकि अगर ऐसा रहता, आप देखिए यूपी में राकेश टिकैत के पिताजी बहुत बड़े नाम रहे ईरान में, लेकिन राकेश टिकैत खुद कभी एक चुनाव नहीं जीतता। तो ये फैक्टर अगर पूरी तरीके से काम करता तो अजीत सिंह ये सारे लोगों के लिए वो बड़ा पोस्ट क्यों नहीं मिल पाया। हालांकि चौधरी 2019 में उन्होंने जेजेपी की ओर से काफी अच्छा अब अगर हम चौधरी अजीत सिंह की बात करें फिर हमें जाना पड़ेगा चौधरी चरण सिंह जाना पड़ेगा, फिर उसमें मुलायम सिंह यादव जुड़ेंगे, फिर धीरे धीरे वो पूरा एक कुनबा जुड़ा जाएगा। फिर ये डिबेट कहीं और किसी और दिशा में चली जाएगी, कांग्रेस लिस्ट से अलग हो जाएगी। मेरा नहीं, अगर आप काम नहीं आप करेंगे तो आपको आज आप भी देखिए कि हरियाणा की राजनीति में जो लाल परिवार, चाहे वो बंसी लाल हो, भजन लाल हो या फिर देवी लाल हो, तो ये लाल परिवार को हर राजनीतिक पार्टी साधना चाहती है। आप देखिए अभी वो जरूर है, वो तो जरूर है बड़ा नाम, लेकिन केवल उसी वजह से जीत जाए ये जो तय है कि अगर हमने मान लिया कि उनके परिवार से किसी खड़ा किया तो हमें वहां पे बहुत अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सीन नहीं रहे। तो क्या इसी वजह से बीजेपी ने रणजीत सिंह चौटाला का टिकट काट दिया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है, अगर होता कि हाँ कि हुड्डा के नाम में हमारे कांग्रेस है, हुड्डा के नाम से अगर जीत जाती है सीटें तो उसमें उनको मेहनत ही नहीं करना पड़ता। लेकिन अभी तो राहुल गांधी पहुंचेंगे, प्रियंका गांधी पहुंचेंगी, इस तमाम बड़े नेता को पहुंचना पड़ेगा रैली करने के लिए। ऐसी कोई एक सीट नहीं रहेगी ना कि जहाँ वो अपने दम पे जीत जाए, कोई बड़ा नेता नहीं आ रहा है नहीं सीट जीत रहे हैं, वैसा फैक्टर अब नहीं रहेगा क्योंकि यूथ वोटर जो आया उनकी संख्या ज्यादा हो गई। जिनको जो लोग उनके शासनकाल में रहे, जो लोग उनको फॉलो करते आए, शायद अब उनकी संख्या कम हो। और आज के मुद्दे भी मुझे लगता है कि जो चुनाव में आएंगे वो यूथ रिलेटेड, चाहे वो अग्निपथ स्कीम हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का इशू हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, यंग लोगों से जुड़े मुद्दे हो, तो ये सारे मुद्दे अब आप सोचिए देवीलाल उस समय खुलेआम कर देते हैं कि हमने परिवार को लोग के देखने ना आए तो क्या पाकिस्तान से लोग उठा लें, लेकिन क्या आज कोई ऐसा नेता कह सकता है? उससे परिवार आपको धमकी की चोट बोलो कहते हैं हम लेके आ रहे हैं, लेकिन आज क्या ऐसा कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता क्योंकि राजनीति अब बदल गई। लेकिन अब नया होकर अलग मुद्दों पे बात कर रहा है। लेकिन उसी एक जो नर्सरी थी, चाहे वो देवीलाल उसी नर्सरी से थे जिस नर्सरी से चौधरी चरण सिंह थे। आपको याद होगा कि जब 87 का चुनाव था, देश में आम चुनाव था और मुलायम सिंह यादव लोकदल पार्टी की उम्मीदवारों की लिस्ट पढ़ रहे थे, उन्होंने एकाएक मथुरा आया तो कहा चौधरी अजीत सिंह। उस वक्त चौधरी चरण सिंह अपनी सीट से उठते और कहते हैं ये कैसा नाम है जिसको मैं नहीं जानता। फिर वहीं देवीलाल कहते हैं तुम्हारा छोरा। तो उस हिसाब देखिए कि उन्होंने, अच्छा आप देखिए कि जब 84 में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने क्या बयान दिया था वही मथुरा के डोपियर वाले में कि जिस हिसाब से आप विदेश पढ़े हैं, आप जहाज उड़ा सकते हैं, आपका हक नहीं है कि आप देश की राजनीति में आए। वो किसान है, किसान देश की राजनीति में आ सकता है। तो वो बात की बात है, बीती हुई बात है, लेकिन चर्चा करनी जरूरी है क्योंकि राजनीति की बात है। जिस हिसाब से हरियाणा में इस समय चुनाव चल रहा है, क्या लगता है कि कांग्रेस इस जितने उम्मीदवारों की लिस्ट आई है उस लिस्ट से कितना सामाजिक ताना बाना बुनने में कामयाब नजर आ रही है? सौरभ जी आपको? नहीं, अभी देखिए लिस्ट जो आई है बहुत बैलेंस है, ऐसा नहीं है हर जात के हर कैटेगरी से दिया गया है। लेकिन जो एक फैक्टर सबसे ज्यादा दिक्कत है कि आपने हुड्डा फैक्टर सबसे ज्यादा नाम। उम्मीदवारों में कोई दिक्कत नहीं है, आपने सारे कास्ट साथ दिए, लेकिन अब आपके आंतरिक जो ग्रुप है जिसमें शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है और इसके बाद हुड्डा है, तो इनको लेकर के कहीं ना कहीं एक हंगामा मच सकता है, एक शोर मच सकता है कि बाकी सीटों पर अब हम नाम तय करेंगे। सुरजेवाला डिमांड कर सकते हैं हमारे उम्मीदवारों को जगह दिया जाए, शैलजा कर सकती है हमारे लोगों को जगह दिया जाए। इसमें ये सवाल भी उठता है कि क्या आलाकमान की लिस्ट 8 मीटिंगों का दौर चला, लंबा दौर चला, मंथन का लंबा दौर है, अभी तो 1/3 उम्मीदवारों की ही तो लिस्ट आई है। शायद उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, हाँ जो सीटें बच गई हैं, जो इलाके बच गए हैं
टिकट अब दिया वहाँ जाए। आपकी आपकी मुख्य उम्मीदवार को टिकट दी जाएगी। लेकिन उसमें तो ये भी है ना कि उसके लिए है कि अगर राहुल गठबंधन हो गांधी जाता है। गठबंधन के लिए बहुत ज्यादा जोर डाल रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि टिकट कट सकते हैं, मतलब जो वोट बैंक में कट सेल वो रह सकते हैं, छिटक सकता है। वो बहुत ज्यादा वोट सेलमानी हो सकती है। सौरभ सर, मुझे लगता है कि कांग्रेस को हरियाणा में गठबंधन करने की जरूरत इसलिए पड़े क्योंकि कांग्रेस देखे दिल्ली में भी चुनाव है, तो अगर यहाँ पे आम आदमी पार्टी को कुछ सीटें दे देती है। जो है चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, जो आम आदमी पार्टी से इनसे टच जो इलाके हैं वहाँ कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी फैक्टर तो काम और करेगा। यहाँ पे आपकी पार्टी को भी किसने हराया? आम आदमी पार्टी ने हराया। कांग्रेस को हटा के ही दोनों राज्यों में दिल्ली से तो पूरी तरीके से कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है, तो इस वजह से हाँ फैक्टर काम करेगा, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे बहुत बड़ा सवाल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों लोगों का। जिस प्रकार से कांग्रेस की कल देर रात लिस्ट आई, तो कांग्रेस इस लिस्ट के द्वारा इन 32 उम्मीदवारों के द्वारा कितना सामाजिक ताना बाना बुनने में कामयाब रही, किस प्रकार से कांग्रेस इस लिस्ट में अपने गुट को संवारने में कामयाब रही, कितना संतुष्ट कर पाई हुड्डा परिवार को, कितना संतुष्ट कर पाई कुमारी शैलजा को, कितना संतुष्ट कर पाई रणदीप सुरजेवाला को, और कितना संतुष्ट कर पाएगी जो एक्सपोर्टेड नेता आ रहे हैं पार्टी में। इन्हीं सारे चीजों पे हमारी ध्यान है, इन सारे बिंदुओं पे हमारा ध्यान है। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए, और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।